मेरा नाम तो कमला यादव है और छोटा बड़दा में मैं रहती हूँ, वहीं पैदा हूँ। पर मेरा जन्म मेरे को मालूम नहीं, पर जैसा चैत का महीना आता है, अमावस का दिन था, इतना मेरे को याद है। मैं पूछना चाह रही थी कमुजी जी, आपने सबसे पहले ऐसे कोई बांध बन रहा है, जमीन डूब रही है, ये कैसे और कहाँ से सुना? देखो, हमको तो कुछ पता नहीं था, पर मेरी माँ बोल रही थी, अरे जो गुजरात में बांध बन रहा है, इंदिरा गांधी नहीं वो क्या बोले, वो उधर गुजरात में बन रहा है 220 का, 220 फुट बोलते हैं उसको, वो उतना बांध है। पर कभी मान लो कि हम अगर उसमें डूब जाएंगे तो क्या करेंगे? लोग बोले बांध बंद बांध, तो हमें बोल के जब आएंगे तो बस इतना ही सुनते थे कि गुजरात में बांध का निर्णय हो गया है। पर ये नहीं पता था कि ये बांध बन रहा है, क्या होता है क्या नहीं। तो उसके बारे में फिर मेरा भाई है, फिर ये रुक्मणी काकी का लड़का है, ये गए थे भी ऐसे जो कि बांध बन रहा है, लोगों ने किया है, तो इनको लाल घाटी छोड़ आए थे। ये आते थे ना, हम छोटे छोटे थे तो ये बोल रहे थे ऐसे, नहीं तो हमको बांध का कोई पता नहीं कि कैसा बांध बन रहा है ना, कैसी बिजली पैदा होगी यानी क्या हो, हमको कोई नॉलेज नहीं था। हमको तो खेत का नॉलेज है, क्या बोना है, कब बारिश गिरेगा, कब बोना है, इसमें क्या निकालना है, कौन सी फसल बोना है, कब निकालना है, ये हमको पूरा नॉलेज है। ये ऐसा हमको नॉलेज नहीं, बोलने भी नहीं आता है, कुछ नहीं कि क्या बोलना है क्या खाना है। बस हमको तो क्या बनाना है और 9 बजे खाना है, खेत में जाना है, और जब शाला लगता है ना, बैमुग निकालना, कपास बीनना, तो हम 4 बजे रात के वो बना लेते थे, निकल जाते थे। हमको बांध की या कुछ शहर की कुछ बात हमको नहीं, हम तो कहीं सीधे साधे लोग थे तो काम करते थे। तो ये गांव डूबेगा, ये खेत डूबेगा, ये सब कैसे मालूम पड़ा और कैसे आप जुड़ते गए, क्या हुआ? ये तो जैसे देखो, मैं तो खेत में गई थी, और जब मेघा जी के साथ में पहाड़ से मलदा से कुछ महिलाएं और दीदी कुछ लोग आए थे, तो उस मीटिंग में मैं तो नहीं गई। काकी, रुक्मणी काकी, भगवान भाई और सीताराम करमाड़िया, शंकर भाई और ऐसे लोग कुछ वहाँ सभा मंडप में इकट्ठे हुए थे। तो मेरी माँ को किसी ने बताया कि एक बाई आई है, इनके साथ में 2-4 महिला में लोग हैं, और उसने बताया कि गुजरात में जो बांध बन रहा है तो तुम्हारा मध्य प्रदेश पूरा डूब जाएगा, ऐसा बताया। तो फिर शाम को आए तो मेरी माँ ने मेरे को बताया, भाई होगा। हमको नहीं पता कि ये कौन है न क्या है, तो मैं तो नहीं जुड़ी थी। फिर उनके बाद में इनकी दूसरी मीटिंग भी कहीं कहाँ लगी थी, रुक्मणी का की नहीं गए थे, वो भी फिर मेरे को मैं नहीं माना। हमारे घर नहीं आता था न कोई जाता है, हम तो कहीं सीधे साधे लोग थे तो काम करते थे। तो उसके बाद में जब ऐसे काकी अपने घर आई, रुक्मिणी काकी अपने घर आती जाती रही, जैसे घर जैसा है, जैसे हम तुम आते जाते हैं ना, ऐसे हम ऐसा, वो मेरे घर आती थी, हम उसके घर जाते थे। हम दूसरे घर नहीं, वहाँ बैठना आया तो वो आ जाते, नहीं तो वो फालतू होता, हम चले जाते, घंटों तक बैठे रहते थे। कभी काम करने जाते, जब ठीक है, नहीं तो शाम को तो मिलते थे। तो ऐसे फिर वो आई तो वो बोली कि कमला कमला, वो मेरे को कमला करके बोलती है मेरी माँ और वो। तो मैंने को क्या हुआ कि तू चल गया कहीं कि रैली में, कहीं मैंने कहा कि रैली में नहीं बहन, मैंने कहा कहीं जाऊँ नहीं है का। तो फिर मेरी जो मैं बोले ना कि नानी है वो बहुत दुखी है, तो वो उसको डिलीवरी होने वाली थी न। मेरी माँ तो पहले बीमार थी, काम तो नहीं करती थी वो नहीं। मेरी लड़की जब पढ़ती थी, वो 9वीं हो गया 8वीं ऐसी, तो मेरी माँ बोली कि देखते नहीं चले जाना कर। उसके बाद में फिर भगवान भाई न, शंकर भाई न, करमाड़िया न, ये लोग आए। तो फिर ये कड़वी का कि रुक्मणी का कि 5-6 लोग साथ में आए, क्योंकि लोगों को सब घर घर जाके बोलना पड़ता है, चलो गुजरात चलते हैं, बांध के वहाँ चलते हैं, बहुत से लोग जाएंगे। शुरू शुरू पे तो था इतनी बड़ी रैली, तो हमारे यहाँ गाँव से 2 मोटर तैयार हुई, सवारी गाड़ी। तो फिर वो आए, फिर भगवान भाई नहीं आया, कह माँ तुम्हारी लड़के को भेज दो, हम सब लोग जाते हैं, जाएगी और आएगी। पैसे कितने लगेंगे? 50 रुपया आने जाने। हाँ, तो बस गुजरात जाएंगे, बांध को देख के वापस आएंगे।
तो मेरी माँ बोली चले जाओ, हाल गांव भी नहीं तुमने छोड़ा है, कहीं गई भी नहीं है, तो चले जाओ कहीं की इतना, और एक रात का तो काम है। और मेरी लड़की भी बोली मम्मी जाओ कोई, मैं से तो यहाँ रहूँगी, मैं नहीं जाती कहीं। तो मेरी बहन छोटी है ना, मैं बोले ना, उसने एक बरसाती की थैली ले ली और उसका झोला बना दिया। मेरी लड़की ने उसने सबने पूरा सामान भर दिया, मैं तो देख रही थी। अपने परोठा बना दिए मीठे, फिर से तो शक्कर गाल दी, सब थैलियों में भर दिए, मेरे कपड़े भर दिए। तो मेरे को भी अजब लगा कि देखो मैं जा रही हूँ, ये तैयारी कर रही है। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मेरी माँ बोली नहीं देख क्या होगा, खुशी खुशी मेरे को भेजा। मेरा मन नहीं हो घर छोड़ने का कि वहाँ क्या है क्या नहीं। मेरे को डर भी लगता था कि पहली बार मैं इतनी दूर जा रही हूँ, पर मेरे को हिम्मत आ गई। काकी और रुक्मणी काकी जा रही है, अपने लोग हैं ना, रुक्मणी काकी है ना, कड़वी काकी, ये हमारे पड़ोस की है ना रुक्मणी काकी पहचानते। चलो, तो फिर मेरी माँ ने बोला देख अपना का काकी तू ले जा रही है, हाँ मेरी लड़की को साथ में लाना न, साथ में ले जा। हाँ हाँ, तेरी लड़की को मैं साथ में ले जाऊंगी, तेरे थारी छोरी को न साथ में लाऊंगा, आरू कही बाई ऐसी। तो फिर वो आई तो मेरे को गाड़ी में बैठाड़ी ना लेगा, हम साथ में गए। फिर वहाँ गया तो भाई मोटर न तो समझ नहीं पड़ा नहीं थी, कहीं ऐसा नन कहीं मोटर नन छोटी गाड़ी नन, मैंने पहली बार आंसू देखो। फिर वहाँ गया ना, वहाँ सब अपना अपना गुरु का सब इकट्ठा हो गया, वही पुलिस खड़ी हुई गई। घड़ी घड़ी दूर तक लोग नन बाई ने देखा है ना होता होता, जहाँ तक निंगा पानी जैसो हमारे 14 गाँव का मेड़ो है ना, वो काशी भी ज़्यादा। तो रुक्मणी काकी कन, तनु काकी कन, गीता भाभी कन, जानकी, जब मनोहर भैया चे काशी जानकी ना, ये सब पूरी महिलाएं गई थी ना, हम 80 महिलाएं गई थी ना, तो पूरी बर्दा से। तो हम गीता भाभी ने हाथ ऐसा पकड़ लिया न पुलिस ना का छदड़ बदड़ करे ना, हमने धारा तोड़ दिया। पुलिस खत्म, जहाँ हम वही का धरा घुसिया, ऐसी लाइन होती थी, जहाँ वही की धड़गड़ वही लेडीज पुलिस ने हमको बात में भर लिया। जहाँ बात में भरे आई न, हाँ मन आई लोग ना नारा लगा दिया कि धारा टूटी गई, बांध टूटी गई, कहे कि सदा सरल बांध टूट गया। वो किसने तोड़ा? गीता भाभी ने। अरे हमने तो धारा टूटी, बांध भी कहाँ टूट गया है। और आंसू गैस छोड़े, घोड़े दौड़ाए, वो दिखे नहीं एक दूसरे से। उसके बाद में थोड़ी शांति, फिर हमारे गांव के लोग हमको ढूंढ रहे थे। फिर हम हमारी गाड़ी न पर आए, न बोले कि धारा टूट गई है। धारा टूट के अरेस्ट किया है, तो राजपीपल में जेल तो है नहीं, तो वहाँ हमको वैसे चौबटा में बैठा रखे। लोगों ने थोड़ी कोई ने पत्थर फेंक के ऐसे हुए, कान तोड़े, दीदी को पकड़ के ले गए, वहाँ बैठाया ऑफिस में। लोगों ने कहा मेगा को छोड़ेंगे सब लोग जाएंगे, नहीं तो हम तो यहीं बैठे। जेल कहाँ है? जेल में बंद करो। तो इतने 25-30 हजार लोग से ज़्यादा होंगे, कहाँ जेल है वहाँ? न गाड़ियाँ समझ नहीं पड़ा इतनी। फिर जीजी को 12-1 बजे रात को छोड़ा। उसके बाद में फिर हम वापस हमारे घर आए। ये शुरू की बात मेरी है, जब मैंने देखा कि ये आंदोलन है, इतनी भीड़ है और इतने पुलिस आते हैं, पर मेरे को डर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। गीता भाभी को लेकर चली गई। तो जब से मेरी हिम्मत थी, डर ही नहीं, बढ़ती गई। फिर वहाँ से वापस आए तो मैंने बोला कि क्या हुआ कमला? मन को ऐसा हुआ भाभी। तो महिला आ गई ना, हमने पुलिस वालों को खदेड़ दिया। उसने आंसू के, तुमको लगा तो नहीं? क्या हुआ? मन को कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। तो फिर उसने बोला, फिर उसके बाद में फिर हर्षुद गए। तो सबन आदमी, बाबा आमटे में, मेनका गांधी, हमारे गांव की मिट्टी हम ले गए थे कि सबसे बड़ी चीज़ हमारी मिट्टी होती है, हमारे देश की धरती है, ये सोना उगलती है, हम इसको नहीं डूबने देंगे। फिर वहाँ से आए गाते बजाते, ढोल धमाका से गए भी आए भी। ये दूसरा। उसके बाद में फिर मीटिंग में जाना, ये करना। जैसे मैं तो इतनी नहीं दौड़ती हूँ, रुक्मणी काकी पहले करते, रुक्मणी काकी, भगवान भाई, कड़वी काकी, यही लोग घर घर जाते थे, जनता को इकट्ठे करते थे और मेरे को बोलते थे, तो मैं इनके साथ में हो जाती थी। मैंने पूरे मेरे गांव की गलियों को भी नहीं देखा है, मैंने पूरा गांव भी नहीं देखा था, कुछ नहीं किया था। उसके बाद में फिर ऐसी कहीं जगह मीटिंग थी, तो बोले काकी को, बोले कि तुम 3-4 महिला आना, कि 2 तो हम हैं, चलो कमला को ले चलते हैं। कहे काकी बोली तो मेरे को भी साथ में ले जाए करे। तो मेरी माँ बोले कि तुम इतना मत जाओ, जहाँ बड़ी रैली है वहाँ जाना है, क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मेरे साथ में भी रहना पड़ेगा।
फिर ऐसा तो भी मैं आते थे तो मैं जाने के लिए रोती थी कि नहीं मेरे को जाना है। तो मेरा क्योंकि आंदोलन में मेरा मन जैसा लग गया था तो मैं जाने लग गई। उसके बाद में फिर जैसे जहाँ भी कहीं मीटिंग हो, जहाँ भी कहीं जाना हो तो दीदी फिर फ़ोन करके या करती थी। फिर उसके बाद में फिर तुम आने लगे। अरे उनको इनका क्या डूबता है। तो फिर तुम आए तो मैंने बोला ये नंदनी बहन है, ये गुजरात से काम करने वाली है। तो फिर तुम आई मेरी माँ से मिली थी ना, तो फिर बोले कि हाँ जाओ जाओ कह के। तो फिर वो तीन हिम्मत बढ़ गई। कहा कि रुक्मणी कहा कि ना तुम। तो फिर बोले कि मेरी माँ से तुम आए थे मिले थे ना, नहीं याद है? तुम आए थे से मेरे घर में। तो तुमने बोला माँ इनको भेज दो, आज मीटिंग है ले जाना है। तो तुम आए। फिर उसके बाद में अरुंधति धुरु आई। कमुजी जी मैं तुमको जरूरी मेरे को उधर ले जाना है मणिबेली तरफ कही की। मैं यार मेरी माँ को पूछना पड़ेगा तुमको। तो आई बेटी मैंने कहा ये मेरे माँ, ये बोले कि मैं बोली ये मेरी माँ है। उनको माँ मैं तुम्हारी लड़की को उधर मणिबेली ले जाऊंगी, उधर सत्यागढ़ चलेगा कह के। कितने दिन के लिए? कि 2-3 महीने के। नहीं इतना दिन नहीं रहेगी वो, चलो थोड़े दिन के लिए तो भेज दो कह के। फिर नहीं तो मैं वापस बीच में भेज दूंगा करके। फिर वो हमको कहीं भी काम होता है। फिर मणिबेली सत्याग्रह जो चलता था वहाँ गए। तो मैं वहाँ गए तो वहाँ तो बाप रे पुलिस समझने पड़ी इतनी आती थी। रुक्मणी काकी ने, हम तो 2 ही गए थे, कड़वी काकी भी गई थी। तो वो बस खाना खाते हो या कुछ भी करते हो, उधर से पुलिस आए तो इधर से दौड़ना। भगवती भाभी महेश भाई ने भी पूरा समय दिया वहाँ, तो जाना ऐसा करना। फिर उसके बाद में वो समय तो हमारा सत्याग्रह अच्छा चला। बताओ ना क्या मतलब जैसा तोड़ फोड़ नहीं किया है, कुछ ज़्यादा डूब नहीं आई है। उस समय की क्यों शुरू हुआ था ना, तो हम पूरा घूम के जाते थे केवड़िया कॉलोनी होके। तो वहाँ की फिर महिलाएं जो थी वो भी हमारे साथ में आती थी, या कपिला बेन, अम्मा बेन जी, इन लोगों ने हमको बताया कि जो ये कॉलोनी बनी है ये हमारे खेतों में बनी है। हमारे पास से जो जमीन है नहीं तो ये तुम्हारे तो अभी डूबेंगे, पर हमारे तो पूरे पहले ले ले। उनके साथ में मिलजुल के रहे और आंदोलन चलाया है। तो हम उनको भी पहचानते, फिर वो भी हमारे साथ में। हम उधर जाते थे उनके यहाँ रहते थे, भोजन खाना, कभी समय ज़्यादा हो जाता रात लेना। फिर बांध हमारे सामने की निगाह इतना बड़ा होगा। इधर हम जाते थे ना बांध के तरफ से तो चल के जाते थे किनारा किनारा। फिर वहाँ मणिबेली जाते थे तो छोटी सी नदी थी, खल 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 करते बहती थी। तो वहाँ हम छोटी सी डोंगी में बैठ के जाते थे पार। वहाँ के लोग हमको लेने के आते थे। फिर मंदिर बहुत सुहाना था, वहाँ बैठ के बोलते कि हमको ऐसा नहीं लगता था कि ये मंदिर इतना बड़ा ये डूब जाएगा। और गुजरात के लोग इस मंदिर को इतने चाहने वाले लोग हैं और इसको डुबा देंगे। हमको तो इतना दिल में भी नहीं लगता था और सपने में नहीं लगता था कि ये डूबेगा और गुजरात सरकार इसको डुबा देगी। पर जब सत्याग्रह किया, फिर उसके बाद दूसरे साल भी हम गए। बीच बीच में मैं चिट्ठी लिख देती थी मेरी माँ को, मेरी लड़की को। फिर 1-2 दिन के लिए मैं राखी पे आती थी भी, क्योंकि वो सब बहनें आती थी तो अच्छा नहीं उनको लगता था कि नहीं उसको भी बुलाओ कहेगी। तो मैं ऐसे आती थी। फिर मैं मेरी माँ को धीरा के मैं जाती थी, मेरी लड़की साथ में रहती थी उसकी। तो मेरे को हिम्मत रहती थी कि मेरी लड़की है, तो मेरी माँ मेरे को भेज देती थी। फिर उसके बाद में दूसरे 1 साल तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर जब बांध थोड़ा सा बड़ा हुआ, सत्याग्रह चला, तो उसके बाद में पुलिस वालों ने क्या, जैसा मंगी है, ये केस नारायण भाई के, विट्ठल भाई, ये सब लोग बड़े मजबूत है, जड़ी बहन, कविता बहन, इन लोगों के घर हम साथ में रहते थे। पूरा जो भी होता था हम मंदिर में आके हमारी मीटिंग करते थे और मंदिर में पूरा घेर के हम रहते थे। पुलिस वाले मदद केंद्र के लिए आते थे, वो लगाते हम तुम्हारी मदद, क्या मदद करते हैं तुम, सत्यानाश तो कर रहे हैं। तो ऐसा करके फिर उन्होंने तो जो घर को तोड़ना चालू किया। तो पहले तो केशु भाई करके है ना, मंगी बहन, कुंता न मंगी थी, तो उसने उसके दरवाजे पे जाके वो खड़े हो गए, मेरे घर नहीं तोड़ने दूंगी। और हम सोचे कि भाई हमको गिरफ्तार कर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। फिर ऐसे लोग हम एक खाड़ी में या अलग अलग छिप के रहे।
और 2-2 3-3 दिन खाने को हो जाए, तब मेरे को तो भूख बहुत लगती थी। मैं तो 1-2 घर ऐसा प्याज झोले में रखती थी और खाती थी। महेश है, चिकलदा का, ऐसे हम बहुत से लोग, गंगाराम बाबा, ऐसे छिप छिप के रहते थे। और इनसे जो भी होता था वो हम निकालते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर उसे चिट्ठी लिख के बाहर देते थे, बाहर के लोग फिर उनको संभालते थे। ऐसा चला, फिर उनके घर तोड़ दिए। तो हम इतने रोते थे कि इतने रोते, कितने अच्छे घर है, कितना अच्छा मंदिर, कि कितनी अच्छी ज़मीन है, कितनी वह सुंदर हरियाली है। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में जब हम बाहर गए थे तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, न बांध बड़ा हो गया। तो एकदम से जो बाढ़ आई, तो हम तो इधर खड़े थे ना, इधर तो सब हीरो बहन है, तो इतने पानी, छोटी सी लड़की थी उसकी, 3 दिन की 6 दिन की थी, उसको पानी में लेके खड़ी। हम कार्यकर्ता में 1-2 थे ऐसे, भगवान भाई जैसे ऐसे, और अरुण, हम तो इधर कहीं कुछ काम के लिए आए थे, तो हम भी इधर ही रह गए न। वहाँ फिर ऐसा समाचार आया कि वहाँ तो घरों में सब पानी घुस गया है, बारिश एकदम से है ना, पानी इधर रुका। फिर इसे तो सब लोगों ने, पुलिस वालों इनको खींच खींच के बाहर निकाला, एक तंबू में रखा। तब लोगों ने बोल दिया कि हम सरकारी खाना नहीं खाएंगे, हम तो हमारे घर का खाना खाएंगे। फिर उनका तो एक सुई तगियात नहीं उन लोगों ने निकाले, पूरे को पूरे सब बह गए। जब पानी उतरा तो हम तो इधर बैठ के, अरुंधति धुरु थी, हम तो बैठ के बहुत रोए, इतने रोए कि हमने खाना भी कुछ खाया नहीं। फिर उधर गए, फिर बाद में हम पानी उतरा, फिर गए तो पूरा चपेट हो गया, खत्म मणिबेली जैसा वो मंदिर। और ये तो सब बैठ के मीटिंग के, फिर दीदी भी पहुंची। तो बहुत अत्याचार भी है न, बहुत उनको न्याय भी नहीं अभी तक मिला है। कुछ लोगों को दिया है, और आज भी हमारे जो मणिबेली है, वामी फाड़ा के लोग हैं, पटेल फाड़ा के लोग हैं, तो वहाँ हम जाते थे, नाव रहते थे कि वहाँ एक बार मैं दिल्ली गए सब लोग, नारायण भाई, विट्ठल भाई, जात्रा भाई ना, ये सब लोग गए दिल्ली, और महिलाएं घर थी। तो दीदी ने बोला, कमू जी तुम चाहे तो वहाँ जाओ, मणिबेली पटेल फाला में रहना, तुम्हारे अंदर। मैंने कहा अच्छा है। तो मैं इधर से लोग सब नाकाबंदी कर दे कि मणिबेली में घुस नहीं सकते हैं। तो मैं ठेठ इधर पीपल चौक जाते हैं ना, इधर से मैं घूम के गई, वहाँ गई। तो वहाँ मैं उनके कपड़े पहन के रही, आदिवासियों के। तो वहाँ श्री राम लागू आने वाला था, तो दीदी ने मेरे को बता दिया था कि वो आएगा, उनसे बात करना, इनके साथ में आदिवासी हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो वहाँ ये सब महिला, जड़ी बहन, ये सब महिलाएं डरी हुई है। पुलिस इतनी की समझ नहीं पड़े। तो वो पुलिस से बोले कि इनको कुछ सूचना लग गई। वो बोले कि निमाड़ की कमला यादव कहाँ है कर। वो बोले यहाँ कोई नहीं है। फिर उसके बाद में महिलाओं ने मेरे को आके बोला कि दीदी तुम यहाँ से निकल जाओ, पुलिस हमको तंग करेगी। वो बोल रहे कि निमाड़ की कमला यादव कहाँ है कहेगी। तो कि तुम यहाँ से निकल। मैं तुम इतनी डरपोक हो क्या, लड़ेंगे हम, हमको जेल में ले जाएगा, आप मेरे साथ में चलना, कोई भी 1 या 2 महिला चलना, न मेरे को अकेले भी ले जाके, मैं डरने वाली हूँ। देश के बारे में जो भी कुछ होगा ना, मैं सहन कर लूँगी। अब घर से तो निकल गए ना, तो हमें वहाँ से नहीं निकली। फिर उसके बाद में पुलिस वाले जांच कर रहे हैं घर घर जाके, यहाँ छिपी है कमला मैडम का। तो मैंने कपड़े पहन लिए उनके, आदिवासी के छीट के आते हैं ना, वैसे पहन लिया, और चूल्हे पे चलते ऐसे तपेली रख दी, ढक दी, और लहसुन फोड़ लिया, थोड़ा सा मिर्ची रख दी। पूछ रही थी मैं, आई तो फिर बोले कौन है घर। उनको कि आप कौन है। तो मैं हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, क्या करना कहना है। घूंघट का लिया, बाहर आई, मेरे को पहचान नहीं पाए। फिर वो निकल गए। फिर उसके बाद वो निकल गए तो कितनी गाड़ियाँ आई मालूम है, 11 गाड़ी पटेल फाड़ा में, एक गाड़ी इधर, एक गाड़ी उधर, एक गाड़ी, एक सिर्फ मैं अकेले के लिए कि कमला यादव यहाँ छिपी है। अब वो नहीं मिली, वो फिर निकल गए। इतने में फिर वो श्री राम लागू आया। मैं नारायण भाई के घर सीधी जो रास्ता है ना, पहाड़ी क्षेत्र आपने भी देखा है ना, तो मैं उधर से अकेले घूंघट करके आई, और गाड़ी मैंने, पुलिस वाले खड़े थे,
मन को कि भैया गाड़ी रोकना, तो वो पुलिस वाले क्या बोले, नहीं जान दो गाड़ी के। मन को नहीं भैया रोकना, गाड़ी रोकी। उनको मैंने पूरी बात बताई कि सब लोग दिल्ली गए हैं और यहाँ महिला है, ये पुलिस वाले तंग करते हैं और बोलते हैं कि कमला मैडम कहाँ है, कमला मैडम कहाँ है। तो ये मेरे को क्या करे, क्या जेल ले जाएंगे? तो मैं जाने को तैयार हूँ। तो वो नारायण भाई का हाँ ये पूछ रहे हैं, ये 3 दिन के पड़े हैं कमुजी जी के ढूंढ रहे हैं क्या। फिर वो बात क्या, अच्छा कौन डरना नहीं, कोई डरना नहीं, ये हाथ नहीं लगाना, ये रहेगी यहाँ। वो ऐसा करके वो भी निकल आए। तो इनको भी थोड़ा पुलिस वालों को भी डरता रहा। फिर उसके बाद में फिर महिला डरी, दीदी हम नहीं रहने देंगे तुमको, क्या तुम निकल जाओ। फिर मैं और फिर हाथ में दराता लिया, दौड़ा लिया और झोला मेरा पहले ही रवाना उन लोगों ने कर दिया और छोटी सी डोंगी में बैठी और इधर पार उतरी। फिर 2-3 दिन वहाँ रही। फिर उसके बाद में दिल्ली वाले आ गए, फिर मीटिंग करी, फिर हम वापस आए। तो ये ऐसे पुलिस वाले धमकाते हुए हैं ना, पर वो ऐसा कि अकेली महिला है, हमको छोड़ जाएंगे, तुमको आगे लेके ले जाएंगे क्या। तो ऐसे गांव के लोग भी बहुत अच्छे साथ में रहते हैं। फिर उसके बाद में वो डूब गया। एक बार मैं वापस निमाड़ आई थी, फिर वापस चले गए। 2.5-3 महीने रहे तो वहाँ क्या है, सब पूरे गांव के लोग आते थे। जो आधे पहले तो न तो मोटर थी, न मोटर बोट थी, न फटफटी थी, न कुछ था। तो हम क्या करते थे, जब खाने को होते थे निमाड़ से कुछ पिसा हुआ जाता ठीक है, तो फिर हम वहाँ पीसते थे थुली और लोगों को खिलाते थे। जो मुकड़ी है, डनेर है, चिमन चौक है, चिमन खेड़ी है, पीपल चौक है, इधर के लोग सब पूरे वहाँ आते थे। बहुत निमाड़ के लोग भी 8-8 दिन के रहते थे, पर हम रुक्मणी काकी तो हम पूरे रहते थे। तो लोगों को छेते वहाँ का थुली बनाना, डलिया बनाना, सबको छेते खिलाना। पुलिस आए तो उनका सामना करना, कोई बातचीत करने का है तो उनसे बातचीत करें। फिर शाम को सब गांव में फिरना, फिर रैली निकालना, फिर से तो मीटिंग करना, फिर नारा लगाना, गीत गाना, ऐसा चलता। पर जब पुलिस का पहरा ज़्यादा होगा तो हमको एक घर के दूसरे घर नहीं जान दे। तो रात को हम जाते थे 2-2-2:30 बजे रात को। इधर इतना इतना चारा पानी भी भो, सांसा रात करे। तो वो बड़ी बड़ी चिपली आती है ना बांस की, उसको लगा लगा के जाते थे। पर नंदन में अभी हम पीछे पलट के देखे थे, ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है, पर अब नहीं होगा। पीछे पलट के देखते हैं ना, क्योंकि पहले कोई सुविधा नहीं थी। वो हमारा तन मन और खून से सींचा है जैसा ना। आज जो है ना बड़े बड़े वाहन हो गए, तो झट इस गांव से उस घर पहुंच जाते हैं। तो कभी कहीं जगह थे तो छोगालाल हमारे गांव के लोग ऐसे जाते थे, तो 3-3 4-4 चौकी दूर दूर से पिसाने जाते थे। निमाड़ से जाता था, कहीं कहीं किसी दिन परोठा बनाना, किसी दिन दलिया बनाना, किसी दिन बाटी बनाना। शिवजी मामा रहता था, पुन्नम का दिन आए तो निमाड़ के लोग फिर कुछ बाटी वगैरह, थोड़ा सा हलवा, कि चलो हम पुन्नम बनाते हैं। फिर एक दूसरे को राखी बांधते हैं, नारायण भाई विट्ठल को, इनको तो भाईचारा जैसा निपटा है। तो ऐसे एक दूसरे बंधन में हम बन जाते थे। और पूरा आंदोलन का, सत्याग्रह का काम लिखना, बताना, समझाना, फिर हम ऐसे सब करते। फिर जीजी ने एक दिन ऐसा बोला कि ऐसे करो, आपने अपने विचार सब लिख को मेरे को दो। उनका विचार का उसने प्रश्न रख रखे कि हमारा अनशन करना है, या जल समाधि लेना है, या पानी से टक्कर लेना है। ये 3 चीजों में से कौन से रास्ता अपनाना है, ये सवाल खड़ा किया। अब मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, 5वीं पास, पर जब से मैंने नंदनी में स्कूल छोड़ी है तो मैं सिर्फ लिखती थी धड़ा और शेरवाट। हमारे निमाड़ी में कपास तोलते हैं ना, कि 5 दड़ा हुआ, 2-2.5 किलो हुआ, 3 किलो, बस ये मैं लिखती थी। और रामायण भागवत गीता ये मैं पढ़ती थी बस। पर उसका समझ नहीं पा रहे थे क्या है। मेरे को इतने नॉलेज कुछ नहीं था, क्योंकि वो जो आता तो वो लिख लिख पटापट करते पास हो गए थे। 1 साल में फेल नहीं हुई, 5वीं पास हो गई 5 साल में, तो इतना नॉलेज नहीं रहा। पर जब मैं आंदोलन में आई और दीदी ने ये सब बात ये करी, तो उसने बोला कि एक डायरी रखो, एक पेन रखो। मैंने कहा दीदी मेरे को लिखते तो आता नहीं ना, मैं तो हड़िया चिड़िया जैसे लिखती हूँ उनको, तो मेरे को नहीं, कुछ भी हो जा तुम मेरी डायरी
और तारीख ये लिखना शुरू। मैं तारीख को भी नहीं पहचानती थी, क्या तारीख क्या है। मैं तो दिन, आमोस है, पड़वा है, बीज है, तीज है, ऐसे लोग हम तो निमाड़ के जाए गांव के लोग जानते थे। पर जब से आई हूँ मैं तो मेघा जी, अरुंधति दीदी, नंदनी बहन, जयश्री, ऐसी जो भी महिला आई है तो मेरे को सब अलग अलग इन्होंने बताया है कि कमुजी जी ऐसा बोलना चाहिए, कमुजी जी ऐसा लिखना चाहिए, कमुजी जाओ उनको बुला के लाओ। मैं नहीं बोलती तो बोलते थे कि नहीं जाओ जाओ तुम्हारा मानेंगे, तुम उसको पटाएगा। तो ये सब भी चारों ने भी बाकी के लोगों ने मेरे को बताया और आगे सिखाया है। नहीं तो मैं बोलना भी नहीं जानती थी। तो कभी मेघा जी बोलती कमुजी जी बोलो, मैं नहीं बोलती। तो आपने जैसे बोला नहीं कमुजी जाओ जाओ 2 कड़ी तो बोलो, तो मैं उड़ जाती थी, एक नारा लगा के पचे आती थी। फिर अरुंधति बोलती है कमुजी कुछ तो बोलो, तुम सत्याग्रह किया है तो तुमने क्या बात रखी है, क्या महिलाओं से बात, वो 2 कड़ी। तो मेरा हाथ ऐसा ऐसा धुसता था। तो ऐसे करके मेरे को कुछ अक्ल नहीं थी, कुछ दिमाग नहीं था, पर आप लोगों ने सबने बताया है तो मैं बोलना भी सीख गई और लिखना भी सीखो। तो मैं मानती हूँ जिसने भी मेरे को बताया उसको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो भी है दीदी जैसा है उसको मैं जैसे गुरु भी मानती हूँ और बड़ी बहन जैसी भी। और बाकी की जो हैं जयश्री है, आप हैं, अरुंधति, ये तो जैसे मेरे करीब के रिश्तेदार जैसे हो गए हैं। तो ऐसा हमारा मणिबेली में भी चलता था, सब बैठ जाते थे, मीटिंग करते थे कि ऐसा आगे की कार्रवाई क्या करना है। तो दीदी ने ये 3 प्रश्न पूछे हमसे, तब किसी ने लिख के दिए, तब मेरे को लिखते तो नहीं आता था, फिर भी मैंने हड़ा चिड़े की टांग जैसे मेरे को जो भी लिखता है वो मैंने लिख के दिया है। मैंने दीदी को साफ शब्दों में लिखा है कि हमको जल समाधि नहीं करनी है, कि हमने बोला जल समाधि अगर करेंगे तो आंदोलन तो यहीं खत्म हो जाएगा। दीदी मरी, उसके साथ में 10-11 लोग, अब पहले हजारों मर गए, तो उसके बाद में ये राह दिखाने वाला कौन होगा। तो हमने कहा, मैंने तो कहा कि नंदनी बहन हो कि मेघा जी हो कि अरुंधति दूर हो, मेघा जी लेगी तो तुम लोग नहीं मानेंगे, तुम लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग भी नहीं मानेंगे। तो मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम जल समाधि नहीं लें, तो भी दीदी ने रखा है। और उसके बाद में बोला मैंने कि पानी से टक्कर लेंगे, अगर पुलिस हमको जेल में ले जाएगी हम पुलिस में भी टक्कर लेंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, भले हमें जान चली जाए, पर हम इनका भी सामना करेंगे। और ये भी मैंने उसमें लिखा है, दीदी बात चिट्ठी कहीं भी निकालेगी तो मैंने वहाँ भी लिखा है कि हमारा आंदोलन अभी बहुत छोटा है, पर ये आगे जाके जो एक फुहारा उड़ता है तो बहुत सी जगह गीली करता है, ये पूरा बड़ा हो जाएगा, बादलों की तरह हमारा आंदोलन पूरा देश में फैल जाएगा। ये मैंने लिखा है, मेरे को याद है। तो अगर मान लो जल समाधि लेते तो इतना बड़ा आंदोलन कहाँ से आता, गांव गांव देश देश में कहाँ कहाँ अपना आंदोलन जा रहा है। तो मैंने तो इतना ये 3 प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है। मेरा मन तो जल समाधि का नहीं था, और फिर भी दीदी ने लिया है तो मैंने कहा था मैं तो वो फिर एक बार पानी में ऐसा समय आया पानी हाथ में लेने का, दीदी बोले तुमने तो लिख के दिया, वो चिट्ठी मेरे पास है, तुम जल समाधि नहीं। हाँ मैंने बोला है, तो मैं तो रूठ के बैठ गई, मेरे को नहीं पानी में खड़ा रहना है। तो फिर बाद में दीदी समझ गई, कमू जी गुस्सा आ गया, तो वो उठी और बोली तू तो मेरी सांस है, चल यार कहे। तो हाथ पकड़ के पीपल चौक में हमने और सत्या पानी हाथ में लिया कि हम लड़ेंगे, हमारी जमीन के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। तो वहाँ गया, फिर उसके बाद में फिर मणिबेली, तो वहाँ तो हमारा सत्याग्रह इतना हुआ नहीं, फिर वो 6 मार्च का था कहीं का, तो वो से तो फिर गए हम, पुण्यों का दिन था, हमको सब पकड़ लाए, जेल धुलिया जेल में ले गए रात को, वहाँ से पैदल चला के लाए वामी फाड़ा से पुलिस वाले, फिर हमको से तो यहाँ केवड़िया कॉलोनी लाए, यहाँ से फिर हमको धुलिया भेज दिया। ना उसके बाद में हमको खाना खिलाए, हम तो खाना नहीं खाएं, जहाँ तक दीदी की खबर नहीं मिलेगी मतलब हम कुछ नहीं करें। तो पुलिस वाले पेश हो रहे, उसके बाद में खबर आई 5 तारीख को ऐसे कि दीदी को अरेस्ट कर लिया है। और अरुंधति, देवराम भाई, भगवान भाई, ये भी एक नदी के किनारे जैसा नाला है, वहाँ ये छिपे हुए थे। ये वहाँ से गुपचाप बात करते थे, एक दूसरे को समाचार देते थे। जल समर्पण
की बात हाँ, कर रहे हो, जल जरा बताओगे क्या हुआ था, आपको कहाँ से पकड़ा? आपने तो मना किया था जल समर्पण हाँ। का, फिर? तो जल समर्पण का मैंने तो चिट्ठी लिखी थी ऐसी, गुपुत चिट्ठी थी ये, मैं आज विजंती कर रही हूँ। तो मन ऐसा थोड़ा दीदी करेगी तो हमको भी साथ में जाना पड़ेगा ना। पर मैंने उसे 3 प्रश्नों का उत्तर जो मांगा था चिट्ठी, तो मैंने लिखे दी। उसके पास में ये जल समर्पण का आया मणिबेली में कि हमको तो करना है, नहीं तो ये बांध तो रुकेगा नहीं, तो आगे बढ़ेगा, हम थोड़े से लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये मेरे को खबर दी कि कमू जी ऐसा ऐसा है, तुमको आना पड़ेगा। तो हमको तो बहुत डर लग रहा था कि दीदी तो मानेंगे नहीं, ले जाइए। तो हम पहले 1 तारीख को या आगे पहुंच गए थे, मैं, रुक्मणी काकी, भगवान भाई, फिर महेश भाई, गांव के लोग जाने माने थे, ये आगे हम पहुंच गए थे। तो वहाँ हम पुलिस वाले बहुत थे, तो हम घर घर में छुप गए थे। तो वो तो घर घर में ढूंढ रही थी सब पुलिस, तो हमको तो पकड़ के ले गई 1 तारीख से। 1 तारीख या पूनम का दिन था, राखी पूनम आती है ना, वो टाइम था। मेरे को, काकी को, धनु माई को, कड़वी काकी को, फिर भगवान भाई को, इनको सबको। तो हम वहाँ 8-10 महिलाएं थी। तो ले गए, धनु माई तो सीधी रोटी नहीं खाया, ना कुछ नहीं, वो जेल का नहीं खाती, वो तो घर का खाने। हम तो सब, पर हमने तो बोले जहाँ तक जीजी की खबर है वहाँ लेकर हम नहीं खाएंगे। सब पुलिस वाले ने हमको समझाते थे। उसके बाद में खबर आई दीदी को अरेस्ट कर लिया है। तो हमको पहले तो वहाँ सायदा रखा था, सायदा से फिर वहाँ से फिर वहाँ दूल्हा ले गए, वहाँ हमको रखा, 8 दिन रखा। फिर इसे तब दीदी को भी अरेस्ट कर लिया कि जल समाधि नहीं लेने दी। फिर उसके बाद में फिर हमको छोड़ा लिया। तो फिर उसके बाद में फिर वो तो फिर हो गया, अरेस्ट कर लिया, तो काम खत्म कर दिया। फिर उसके बाद में फिर पुलिस वाले जो झाड़ काटने आते हैं ना, पेड़ काटने के लिए, वो आए। तो वहाँ फिर खबर दी अरुंधति ने, दीदी ने, कि जो अपना वहाँ पेड़ काटने के लिए आए हैं, तो वहाँ पुनः के जाना है। फिर वहाँ गए तो वहाँ भी हम छिप के रहे नदी किनारे। फिर वो आए, वहाँ भी फिर हमको अरेस्ट किया है। वहाँ फिर अक्कल कुआ में रखा था हमको, दिन तो नहीं याद है, पर हम बहुत बार जेल में गए। फिर उसके बाद में वहाँ से हम आए तो ऐसा सत्याग्रह चलता रहा। वो फिर मणिबेली डूब गया। फिर चिमनखेड़ी में किया, वहाँ हमारी स्कूल है, फिर वहाँ से चालू हुई है। तो पहले स्कूल हमने चिमनखेड़ी में खोले, तो वहाँ से फिर वो भी चिमनखेड़ी डूब गया। तो फिर उसके बाद में फिर डोमखेड़ी में, नीमगोविंद में सत्याग्रह किया। कमुजी जी, आपने कहा कि जब पूरा डूब आ गई और फिर आप गए तो बहुत रोए, तो क्या हुआ, क्या देखा आपने? डूब आ गई थी तो क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? लोगों ने कुछ नहीं निकाला था, एक समान नहीं, कोई गोदड़ा नहीं, कोई गावा नहीं, कोई दाना नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं। और उधर से हम देख रहे थे, इधर पूरा डूब जा रहा था। उसके बाद में हम, पुलिस ने हमको जाने दे गए, वहाँ जाके देखे थे कैंप में सब बच्चे थे, सब आके महिला रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। कुछ सामान नहीं निकाला, उनके जानवर भी बह गए, बोकड़ियाँ थी, वो बकरियाँ थी, वो भी, कुकड़ियाँ, मुर्गियाँ, सब खत्म हो गया उनका। उसने तो मानो ने, नंदनी बहन सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है उन लोगों ने। बिल्कुल एक सुई तगार नहीं निकाली है। नारायण भाई की दुकान थी, उसने भी कुछ नहीं निकाला। विट्ठल भाई के यहाँ, उसने भी कुछ नहीं निकाला है। और सभी लोग ने कुछ नहीं निकाला। तो वो तो आज मानो नहीं तो कुछ आंदोलन ने दिया, ये नहीं दिया, उस ऊपर चढ़ गए और वो पची जमीन खेड़ के खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो उसने ही दिया है। और आज भी वो पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? कि वो मांग रहे जमीन के बदले जमीन। बाकी के लोगों महाराष्ट्र में दिए, ये बोले हम महाराष्ट्र नहीं जाएंगे। अब गुजरात देख रहे, गुजरात में जमीन अच्छी नहीं है, तो आज भी वहाँ कम से कम 50-100 लोग बाकी हैं। और फिर बाद में हमने भोला भाई के वहाँ भी सत्याग्रह किया था, वडगांव में भी। तो वहाँ भी एक उसका बुढ़ा बैल था, पानी आ रहा था, फिर वो मर गया। वो भी बेचारा खिचड़ी बना के भोला भाई भी खिलाता था। उसके घर के सामने जब पानी आया, जब भी हम वहीं खड़े थे, और जैसे छोटी सी मड़ी जैसी थी, वहाँ भी रहते थे हम। भगवान भाई तुम भी आते जाते थे, ऐसा सब। पूरा तो डूब गया उनका खेत, जो जंगल रेत तलक थी वो डूब गया। तो वो जैसा पहाड़ है,
उस पे वो गए और वहाँ उसने इन्होंने जैसे एक दूसरे की क्या बोलते हो तो पोला कहते हैं, खाना बोलते हैं ना, खाना खिलाना, सब लोग काम पे आते हैं, लाह बोलते हैं। तो लाह दे के उन लोगों ने काम किया है। और अपना सत्याग्रह भी गांव के लोग ही सब बनाते थे, माँ ये खोली है कि वो खोली है। तो मणि बेली ने बहुत कुछ किया है। और वो बेचारे रह रहे, पहाड़ पे रह रहे, आज भी उनका कुछ नहीं हुआ। वहाँ भी अपनी स्कूलें चल रही है अभी, जीवनशाला की। अ, उसके बाद में फिर ये हम डोमखेड़ी में आते हैं। नहीं, मुझे एक थोड़ा रोकते हैं, चाय वाय पी के फिर सवाल पूछती हूँ मैं। काफी आपका थकान भी हुई होगी। नहीं वो अच्छा लगता। कमुजी जी, आप ने वहाँ बात आके रोकी थी कि चिट्ठी में लिखने को कहा कि अनशन, जल समर्पण और क्या बढ़ाना है, आपने कहा नहीं, ऐसा कि एक तो ये क्या कि जल समाधि का, दूसरा ये क्या है कि पानी से टक्कर लेना, कि आज सरकार से पुरुषों से टक्कर, ये 3 बात लिखी थी। तो मैंने उसमें लिखा कि पानी से भी टक्कर लेंगे, पानी आएंगे तो खड़े रहेंगे, जो भी पुलिस करेगी उसका सामना करेंगे। और जो जल समर्पण का है, तो दीदी का मन ऐसा था कि जितने भी लोग जल समर्पण करेंगे उससे ज़्यादा असर आएगा, ये बांध रुक जाएगा। पर मेरे दिल में जो आया, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर तो मेरे दिमाग में मैंने बोला कि जल समर्पण नहीं करेंगे और पानी से पुलिसों सरकार से टक्कर लेंगे, कहीं भी होगा। तो अगर जल समर्पण करते हैं, सरकार अगर ध्यान नहीं देती है वो बात है। तो अगर हम जल समर्पण वाले जितने भी कार्य करता है, तो हमने सोचा कि हम अगर जो काम करते हैं, अगर गए मर भी गए, बांध रुका भी, तो फिर पूरा दूसरा काम भी है ना। तो ऐसा मेरा दिल में आया था, मैंने कह दिया कि हम जल समर्पण नहीं करेंगे, पानी से टक्कर लेंगे, सरकार से टक्कर लेंगे। और जो भी अपना आंदोलन है आज छोटा सा है, और ये आज यहाँ से पूरे देश में, देश विदेश में फैल जाएगा, हमारा आंदोलन और मजबूत हो जाएगा, ऐसा मैंने कहा। पानी से टक्कर लेना और जल समर्पण में क्या फर्क है? जल समर्पण में यह है कि भाई कहीं भी सरकार को मालूम हो कि नहीं हो, वो हम गुप्त रखेगा, और जहाँ भी हमें मर्जी पाएगी वहाँ हम पानी में बैठेंगे, हम वहाँ बैठे रहेंगे, न डरेंगे, न वहाँ से हम भागेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और हमारा दम टूटे या न टूटे कि हम बह जाए, कुछ भी होगा। ये जल समर्पण की बात है, जल समर्पण, जल से भागना नहीं। दूसरी बात है कि पानी से टक्कर लेना, पानी चाहे जैसा आएगा, हम सरकार को सत्याग्रह के नाम से चुनौती देंगे कि पानी अगर आया, ये घर डूबेगा, या भोला भाई का हो कि या नारायण भाई का घर मणि बेली में हो कि या डोमखेड़ी में, कहीं का भी हो, वो हम पानी में सीने तान के और हिम्मत से खड़े रहेंगे। उस पर हम बह भी जाएँ तो उसको कोई नहीं है, भले सरकार देखे या न देखे। तो ये पानी में खड़ा रहना और पानी से टक्कर लेना। अगर सरकार नहीं आई तो भी हम बह जाएंगे, नहीं ध्यान देगा, हम तो नहीं निकलेंगे। अगर पुलिस आएंगे, हमको मार पीट के ले जाएंगे, घिसट के ले जाएंगे, जेल में ले जाएंगे, हम जाएंगे। ये मेरा विचार था। तो समर्पण की बात है, सरकार ने सबको खोजा, हम गए थे, हमको गिरफ्तार करके ले गए, धुलिया में जब बंद कर दिया। दीदी की बहुत जांच करी है, तो दीदी उनके हाथ में कैसे मेरे को पता नहीं है, पर हमको जेल में मालूम हुआ कि दीदी उनको मिल गई है। तो समर्पण की बात खत्म हो गई है। अरुंधति ये सब थे कि नहीं, ये सबसे छिप के पूरी तैयारी थी, देवराम भाई की, अरुंधति की, दीदी की, उनके साथ में आदिवासियों की, निमाड़ के लोगों की, भगवान भाई, इनके सबके तय। पर मैंने ऐसा बोला था, और उसके बाद में मैं भी डरी नहीं कि मैं भी तैयार हूँ, आप लोग तैयार, मैंने मेरा विचार चिट्ठी में लिख दिया था, मैं भी तैयार हूँ समर्पण के लिए। तो फिर ये ऐसा हुआ, तो वो पकड़ के हमको तो ले गए, और फिर जीजी को भी करे, फिर समर्पण की बात ही नहीं। फिर आया पानी की टक्कर लेने का, तो हम वहाँ पीपल चौक में भी उबे, चिमन खेड़ी में भी रुके थे, और यहाँ भी। तो वहाँ भी हमको पकड़ के ले गए थे, 3 दिन तक हम पूरे गीले कपड़े के साथ मेरे धड़गांव में ले गए थे। और जब फिर दूसरा साल आया, तो हमारा जो अपना सत्याग्रह था,
एक महू का झाड़ था वहाँ, तो वहाँ हम खड़े रहे थे, वहाँ से हमको पकड़ के ले गए थे, वहाँ भी हम फिर जेल में रहे। उसके बाद में फिर हमने इसका घर था भोला डाया का, अपना अपना जगह था मकान, ये सत्याग्रह जैसा, वहाँ हम खड़े रहे थे। इधर से खेत बोए थे, इधर से भी खेत बोए थे, सब पूरा। तो हमको पानी इतना इतना आ गया था, डाडी तक आ गया था। जैसे इधर से खार नदी गई, उधर से नर्मदा आई, और पुलिस वाले भी कुछ आ नहीं रहे थे, क्योंकि इनको भी जो पानी था इतना बहा था, तो इनकी बाज का भी कुछ चल रहा था। तो हमको इतना, तो दीदी को तो एक जैसे ऐसे जना ऊंचा था दीदी का, इतना था, मेरे से मोटी भी है, वो बड़ी है, तो उसको इतना लग रहा था। मैं ज़रा छोटी हूँ, तो मेरे को यहाँ तक लग रहा था, डाडी तक पानी आ गया था ना, इतनी तेज से बढ़ रहा था। अगर हमको 5 मिनट और देर हो जाते तो हम चले जाते, तो हमको कोई डर नहीं। हम तो अच्छा गीत गा रहे थे, और 36 2 रात 2 दिन ऐसे हो गए थे, तो हमें पाँव के सब ये निकल रहे थे, चमड़ी सब, और लोग ऐसे ऐसे करके सेक रहे थे, हाथ फेर रहे थे, तो भी हमने निकल। और सरकार का कोई बीज नहीं था वहाँ, क्यों आ नहीं रहे थे, कोई नहीं। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ निम्न के डोमखेड़ी के लोगों ने वहाँ एक मीटिंग रखी और बोला कि अगर ये जो पानी से टक्कर लेंगे, पानी का बहाव इतना है, और ये जो नदी है ये तो भरपूर आती है ना, नर्मदा तो भी धीरे से आती है, पर जो नदी आती है वो तो एकदम से आती है। तो ये कभी मान लो कि बह जाएंगे ना, मर जाएंगे, तो ये आदिवासी क्या समझे कि हमारे सिर पे आ जाएगा कि तुमने मेघा को और उनके साथियों को मारा तुम्हारे घर बचाने के लिए। ऐसा कुछ उसने सुना होगा न, सोचा होगा। तो वहाँ के सब लोग, महिला पुरुष, अपने यहाँ के भी सब लोग निमाड़ के सब इकट्ठे हुए, उन्होंने ये किया कि इनको पानी से बाहर निकालना, नहीं निकले तो खींच के लाना, ऐसा करें हम। तो फिर मेघा जी को, गीता को, इनको सब खींच के, जयंती, हम सब खड़े थे, तो इनको सबको ले गए खींच के, महिलाएं पुरुष ने सभी लोग आए आदिवासी। तो दीदी को, दीदी नहीं जा रहे थे, पीछे पीछे हट रही, तो भी सबको उनको पकड़ के ले गए, सब निकाला। तो मैं तो वहाँ खड़ी रही, मेरे ध्यान किसी ने नहीं रखी कि कमू जी वहाँ है कि नहीं है। फिर उसके बाद में दीदी को याद आया, फिर जयंती दौड़ के गया, वहाँ लगता मेरे पैर छूट गए थे, पर मेरे को तिरना आता था थोड़ा। नर्मदा किनारे के रहने हो तो मैं बहुत नहाते थे नर्मदा, तो मेरे को तिरना आता, तो मैं जो यहाँ खड़े थे तो बहुत दूर चली गई थी। मेरे को नहीं जीना है, मेरे को तो अब मरना है या आज जाना ही है। तो अभी जयंती को तिरते आता है, तो जयंती गया पकड़ के मेरे को खींच के लिया, फिर मेरे को भी उबड़ा पड़ के पानी मारने को। फिर हम बहुत रोए धोए, क्यों ऐसा किया तुमने, हमको तो जाना ही है, अगर ये रुक जाता तो कितना अच्छा होता। तो फिर वहाँ से वो फिर हमने, वहाँ का लोगों ने सत्याग्रह तोड़वाया, नहीं तो हम तैयार नहीं थे, उन लोगों ने किया। उसके बाद में पुलिस आई, पानी उतरा, उसके बाद में तो नारा लगा कि हमने नारा लगाया, वो तो फिर निकल गए कि ये लोग अब निकल चुके हैं, गांव वालों ने निकाल लिया है। फिर उसके बाद में पुनर्विचार शुरू हुआ कि अब लोग ऐसे कर रहे हैं कि जब तो हम तो ज़मीन के बदले ज़मीन मांग रहे हैं, तो सरकार तैयार नहीं थी। तो फिर इसके बाद में फिर सरकार कोई पुनर्विचार पे तैयार हुई। फिर उसके बाद में अपना केस भी डाला, जल सिंधे का और पिछोड़ी का, तो वहाँ भी स्टे मिला अपन को कि जो भी लोग डूब रहे हैं, और ट्रिब्यूनल का फैसला में भी है कि इनको ज़मीन के बदले ज़मीन देना चाहिए, और जो भी इनके वैश्य पुत्र हैं उनको भी 5-5 एकड़ ज़मीन देना चाहिए। तो लोगों को कुछ को मिला भी है, और जो अपने आदिवासी हैं, मणिबेली, डनेर, मुकड़ी, भादल, भिताड़ा, अंजनवा, इन लोगों ने जो भी पैसे को हाथ नहीं लगा, जो पक्के लोग थे उन्हें आज भी नहीं हाथ लगा, उनको भी ज़मीन की जरूरत। तो महाराष्ट्र सरकार ने तो कुछ दिया है, पर वो भी वर्षील है ना, वो भी एक पानी जो आता है ना वो भी डूब जाती है, और ज़मीन भी अच्छी है उनके पास, उन लोगों का है। पर उन लोगों का भी कहना है कि जो हमारी संस्कृति थी नर्मदा किनारे, वो बहुत बढ़िया थी। शहर में जितने भी पैसे आते हैं सब बाजार में ख़त्म होते हैं। तो हम भी मानते हैं कि जो हमारा गांव है, हमारी नदी है, हमारा मंदिर है, वो हमारी संस्कृति है, इसे हमको बेदखल मत करो। जो ट्रिब्यूनल का फैसला वो दो, हम खुशी खुशी जाएंगे। पर वो सरकार
नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार तो बिल्कुल नहीं कर रही। और मध्य प्रदेश जो हमारे अपने लोग हैं जो, वो मध्य प्रदेश से जमीन मांग रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, जिला कलेक्टर इन्हें सब ने बोल दिया कि हमारे पास जमीन है। तो जमीन कहाँ की है? शासकीय जमीन है जो उबड़ खाबड़ है, पत्थर वाली है। वो जमीन दिखाते हैं और हमको पता भी नहीं। जैसे सजन जी उनको कहीं कहाँ बसा दिया गुजरात में, और किसी को कहीं दे दी, उनको पता भी नहीं है। और इसने सरकार ने बता दिया कि हमने लोगों को बसा दिया। जीरो है, कोई बाकी नहीं, सब गांव खाली होगा। उसके बाद में अब क्या करना चाहिए? उसके बाद में फिर आशीष भाई ने, फिर तुम्हारे जैसे लोगों ने ना, दीदी ने, सब पूरा और देखा, फिर वापस गए कोर्ट में। तो फिर भी हमको हमारे बाजू मिला। एक बाजू आया कि 3 जज थे, 1-2 गुजरात बाजू बोले कि लोगों का पुनर्वास हो चुका है, और एक बोले कि बहुत काफ़ी है जो भड़ूचा नहीं है ना, ऐसा। तो वो हमारा चला। बस जो न्याय मिलना चाहिए न्यायाधीश है। मैं तो ये भी समझती हूँ कि जो न्यायालय है ना वो बिका हुआ है। नहीं तो फैसला जो दिया है वो तो सरकार ने मानना चाहिए, और जो नहीं दिया है तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। जब लोगों से तुमने बोला है कि हम विकास के नाम पे जो बांध रहे हैं और विकास अच्छा देश का हो, तो हम विकास चाहते हैं। हम भी इतने बेवकूफ़ लोग नहीं हैं कि हम देश का विकास नहीं चाहते। देश हमारा है, सोने की चिड़िया है, भारत देश भी हमारा है, पर हम चाहते पर कैसा विकास। इसका पहले लाभ हानि देखो कि कितना, सदा सरोवर हो कि इंदिरा सागर हो कि भाखड़ा बांध, कहीं का भी हो, कि कितनी इसमें लागत पहले थी और जो अभी की लागत कितनी है। पहले जमीन की कीमत क्या थी, अभी जमीन की कीमत क्या, पहले कितने परिवार थे, आप कितने परिवार हैं, जिसका लेखा जोखा सरकार ने देखना चाहिए। बस इन्होंने क्या करना, सीधा बांध बनाना, लोगों को जड़ मूड़ से हटाना। पर हम तो सोचते हैं कि हमारे जीवन जो है वो खेती, पानी, जल, जंगल, हवा से जुड़े, तो कैसे जिए। तो इसलिए आंदोलन में आगे आना है और आते हैं। और वो जैसे चिड़ी 1000 बार वो दीवार पे चढ़ती है, आधा 1000 बार फिसलती भी, फिर भी वो मंजिल पार करती है। तो ऐसे हम भी सब मिल के आंदोलन चलाते हैं। हम कभी कोर्ट की भी लड़ते हैं, न्यायालय के लिए भी, कभी मैदानी क्षेत्र में कूद पड़ते हैं, कभी गांव में भी, गांव की तरफ से भी ऐसे लड़ते हैं। ऐसे जो भी करते हैं हम सब, कहीं भी हो, सबको पकड़ते रहते हैं। कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है। तो ऐसे चलते हुए फिर भी हम जीते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, आपने इतने कार्यक्रम बताए, उसमें आपके साथ जो भी वहाँ हुआ, जैसे और डोमखेड़ी में आपने कहा कि पानी से टक्कर लेने का, एक वो बता दीजिए, फिर और सवाल पूछती हूँ। जैसे पानी में हम डोमखेड़ी में खड़े थे तो दीदी बोली कि तुम्हारी कमर, रीढ़ की हड्डी खराब है, मुझे तुम पानी में मत जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं पानी में खड़ी रहूंगी चाहे जो हो जाए। मैंने बोला है कि मैं पानी से टक्कर लूंगी, जल समर्पण तो नहीं करूंगी, तब पानी में टक्कर लूंगी तो मैं पानी में खड़ी रहूंगी चाहे जो हो जाए। तो मेरे को भी डर तो नहीं लग रहा था, मेरी हिम्मत थी। मेरी माँ ने बोल दिया था आगे बढ़ना तो बढ़ना ही, तो मेरे को डर नहीं लग रहा था। पर जब पानी इतना आया तो फिर भी मैं डरी नहीं। वो लोगों को ले गए तो भी नहीं मैं भागी कि इनको सबको ले गए, चलो मैं मेरे यहाँ से निकल जाऊं। नहीं, मैंने यहाँ पाँव रखा है तो रखा है, और मैं चले भी जाऊँ तो कोई चिंता नहीं। मैं तो घर भी चिट्ठी लिख देती थी कि अगर मैं आंदोलन में जा रही हूँ, कल कदर कहीं मैं मर भी जाऊँ, गोली भी अगर लगे तो गांव के लोगों को भी नहीं तंग करे, मेरे घर वालों को भी तंग नहीं करे, और आंदोलन में जो भी लोग हैं मेरे साथ में उनको भी तंग नहीं करे। नहीं तो बोलेंगे कि आंदोलन वाले ले गए और इनके घर के लोगों की मर्जी नहीं थी। आज मेरी चिट्ठियाँ लिखी हुई है, तो मैं जब भी सत्याग्रह में पानी में खड़ी रही वो चिट्ठियाँ मैंने लिख के रखी है। तो मेरी लड़की देख लेती थी और उसको देख के रोती थी। मैं बोला बेटा एक दिन तो जाना है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, बच के कैसे रहेंगे। जयंती फिर आया, फिर वो सब लोग दौड़ के आए, जब तक तो मेरे पाँव छूट चुके थे वहाँ से, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। पर मेरे को तैरना आता था,
तो मैं वो बोलते हैं ना कि मरना आसान नहीं है, तो जीव तो ऐसा करता है। तो मैं नर्मदा किनारे रहने वाली थी, मैंने वहाँ भी 2 बच्चों को बचाया है। तो मेरे को तैरना आता है, पर उम्र के मान से अभी मेरे को सांस फूलते हैं कहते हैं, तो अभी नहीं तैर सकती हूँ ज़्यादा, नहीं तो मैं बहुत तैरती थी। तो मेरे को तैरना आता था, तो फिर मैं आगे गई। जयंती भी तैर कर, वो तो जल्दी जल्दी तैर कर गया। तो 1 रात 2 रात गई थी मैं वहाँ से निकल के। तो ये क्या, नहीं तो उस समय हमारा ये जल समर्पण हो जाता, तो उसमें हम जाते हैं। पर वो गांव के लोगों ने बोला कि नहीं, हम नहीं करने देंगे, हमको कुछ ये करेंगे, हम कैसे हमारे आंखों के सामने तुमको जाने देंगे। तो ये हुआ। फिर भी अच्छा, तो उसके बाद में फिर भोपाल में, पहले तो दिल्ली में किया, बम्बई में किया था, और गांव के लोग जाए। तो फिर मैं न रुक्मणी काकी न हमारे गांव के 8-10 लोग एक जीप लेके गए थे। तो वहाँ फिर ये बैठे थे उपास पे। मैं और रुक्मणी काकी जहाँ तक भी सत्याग्रह चला और जहाँ तक भी हमारा अनशन चला, गीत गाते रहे, लोग सब मिलने आते, 7 आदमी भी आई थी और रैली भी निकाली थी उनके साथ में। तो वो बोली, तो हमको तो बोलती तुम तो कमू दीदी, रुक्मणी दीदी ने, तुम तो शायद नर्मदा हो करके, ऐसे भी लोग हमको नर्मदा ही करके बुलाते थे। तो वहाँ भी फिर अच्छी बातचीत सरकारों से हुई। फिर ये लोग अनशन भी विश्वासन दिया, लोगों को हम बसाएंगे करेंगे। तो फिर विचार भी शुरू हुआ। उसके बाद में अनशन छोड़ा, फिर हम हमारे घर में आए। भोपाल में भी सत्याग्रह किया। सीताराम भाई, केवल सिंह, मेघा जी, मैं और एक कौन तो सिल्वी थी और कौन था, ऐसे हम 5 लोग बैठे, सिल्वी हो गए, 5 लोग ऐसे बैठे थे हम। तो वहाँ हमने 14 दिन तक उपवास किया। तो पहले तो मेरा नाम दीदी ने पूछा मेरे को, मैं मेरी कहानी बताती हूँ। दीदी ने पूछा कि मुझे तुम उपवास बैठोगी, मन कितने दिन तक, कोई ठीक नहीं। मैंने हाँ बोल दी। मेरी माँ को पूछा, मैं मेरी माँ को भाभी बोलती थी, भाभी मैं उपवास बैठूं, तेरे से रह जा बेटा, बैठ जा। ननीत भी नहीं बोल दे, मैंने तो बोल दिया, कहाँ तो जब बैठ जाऊँ। फिर मेरे गांव के लोग दीदी पास आए, बोले कि कमू जी को मत उपवास बैठाओ, क्यों कमू जी 8 बजे रोटी खा लेती है, वही दोपहर को खाती है, वही शाम को खाती है, तो इससे नहीं रहा जाएगा, ये इतने उपवास भी नहीं करती है। तो मैंने बोला कि फिर दीदी पास के नहीं, अभी तो कमू जी का नाम हमने लिख लिया है और वो आगे तक पहुंच गया है कि हम तो सब पूरी दुनिया को पत्र देते हैं कि हम इस दिन से सत्याग्रह आमरण अनशन करेंगे, तो अब हम नाम नहीं बदल सकते हैं। फिर मेरी माँ को बताया कि माँ, मन को भगवान भाई ना, ये लोग बोलते हैं कि चाहे तो मेरे घर से मेरी पत्नी को बिठा दो, इनको बिठा दो, कमू जी को नहीं। तो मेरी माँ ने बोल दे, तेरे आगे कदम बढ़े हैं, आगे बढ़ने दो, पीछे मत लो उनको। तो मेरे को और हिम्मत आ गई। वहाँ से तो सब खड़े हुए ना, सब फोटो से खींची है ना, फिर हम बैठ गए। तो मेरे को तो 1-2 दिन ऐसा लगा भूख जैसी। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा ना कि भूख लगी है, न जाना क्या होगा। न मैं तो बोलती थी भी, गाती थी भी, महिलाओं के साथ में नाती थी भी। तो फिर मैं दीदी ने बोला कि मुझे ये क्या है, मैंने कुछ नहीं, तू क्या खाती है? मैं को नहीं, मेरी जांच कराओ, डॉक्टर भी आते जांच कराओ। मैं नहीं खाती है कि तुम तो ऐसे दिखती हो कि जैसे तुम तो कुछ खा ले हो, तुम्हारा चेहरा तरतराट है। मैं क्या करूं, होगा देवी का कुछ, है कि नहीं। तो मैं तो सही में वैसी लगती। और दीदी को तो उल्टियाँ भी होती थी, दीदी तो ऐसी निर्मुख हो जाती, उसको तो उल्टियाँ गिरा, मेरे को तो ना उल्टी होती थी, कुछ नहीं होता था। मैं तो 14 दिन तक भड़भड़ाट रही। फिर उसके बाद में फिर सीताराम भाई भी अच्छा रहा, भले हम नहीं खाते थे तो भी। ऐसा जरा लुहारिया जैसा केवल सिंह ये थोड़ा ऐसे हो जाते थे, दीदी हो जाते। तो सरकार ने कहा दीदी को तो ज़्यादा ये हो रहा है, तो सरकार ने फिर क्या किया, हमारे पास तुम छोड़ दो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। ऐसे कहा। दिग्विजय सिंह भी आया था, दूसरे लोग भी आए थे, पर हमने तो बोला कि नहीं, लिख के दो, बांध रोकोगे क्या, तो हम ऊपर तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। तो भी कह कि नहीं, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो फिर क्या हुआ, 14 दिन हुए तो उसे जैसे मच्छी पकड़ते हैं ना, इससे पूरे लोग सो गए थे न, पूरा जैसे जाले डाल दी। फिर हमको सबको पकड़ के उठाया, हमको था, हमें नींद न खुली। तो मैंने तो एक खंबा पकड़ लिया था, सब लोग न को, मैं भी पड़ गए, तो सब पुलिस वाले दड़ा दड़ के पड़ गए। फिर ही उठाया
कि मेघा जीजी नहीं है, ये तो कमू जीजी एक है, पर सबको ले चलो कह के। फिर जीजी को भी ले गए, मेरे को भी ले गए, सीताराम बाबा को तो दीदी ने वहाँ बोला कि क्या करना है, मैं तो पानी भी छोड़ रही हूँ। हमने कहा तुम छोड़ोगे तो हम भी छोड़ेंगे। तो वहाँ हमने एक रात एक दिन पानी भी नहीं पिया है। तो फिर उसने क्या, हमने तो शीशा भी नहीं लगने दिया, नहीं लगाएंगे। तो एक दिन एक रात नहीं लगा, फिर सरकार ने जबरदस्ती करके बाटलें शुरू कर दी ना। जो भगवान भाई की पत्नी है सिरवी की, वो तो मेरी ऐसी लगती है कि जैसे मेरी माँ जैसे, पूरा मेरे कपड़े पूरे धो देती थी, पानी में मेरे साथ में हाथ पकड़ के मेरे साथ में सोती थी। तो मैं उसको कभी नहीं भूलूंगी। फिर वहाँ से हमको 14 दिन तो वहाँ अनशन पे बैठे, उसके बाद में हम यहाँ 10-12 दिन हमको यहाँ लगे, तो 26 दिन हो गए थे। तो 26 दिन बाद दिग्विजय सिंह बाद में आया देखने के लिए। तो वहाँ फिर दीदी से पहले मिला, वो सीताराम बाबा से मिला। फिर वो जा रहा था, भगवान भाई खड़ा था ऐसे, फिर बोला यार कि सबको देखा, वो कमला यादव कहाँ है, सेकंड मेगा की वह कि कमला यादव मांगो, क्या मांगती हो? तो मैंने बोला तो मैं तो यही मांगती हूँ कि बांध बंद कर दो। तो हम सुखी से आनंद से, हाँ बांध बंद हो जाए बस, आराम से कही। तो वो जब उसने बोला तो 6 साल बन रहा बांध, दिग्विजय सिंह के जमाने में बोलो कि उनके राज में बोलो। तो फिर पूरी चर्चा हुई, तो इसने बोला कि मैं अभी 80 मीटर पे रोक देता हूँ और इसका विचार पूरा करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे। फिर हमारा 26 दिन हुआ। फिर शाम को हमको वहीं पे दिग्विजय सिंह से सब लोग बैठे थे, वहीं हमको पतली सी खिचड़ी थोड़ी सी दी। खून नहीं था, बहुत खून कम हो गया था मेरा, 14 किलो घट गया था एक 26 दिन में। दिग्विजय सिंह ने सबका, राणे राय ने उपास छोड़ाया। फिर ये लोगों ने बोला कि फिर हमारे गांव से आया कि जितने भी लोग हैं, जैसे टीकम बाबा करके हैं ना, हम सबको भोजन खिलाएंगे। तो वहाँ उसने फिर शक्कर की गालते हैं ना, लड्डू बनाते हैं ना, वो बनाया, पूरी बनाई, साग चाल दाल चावल सबको खिलाया। और फिर हमको हमारे घर के कमू जी को तो हम हमारे बर्दा ले जाएंगे कह के गाड़ी लेके गए थे, मारुति लेके। फिर मेरे को खून चालू होगा, फिर मेरी तबीयत तो सत्याग्रह से ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो फिर हमारे यहाँ घमंडी भाई है करके पाटीदार, उसकी मोटरसाइकिल पर मेरे को ले गए। फिर उस पर डॉक्टर नहीं थी जब, तो उसको बताया, तो फिर दवा गोली दी। तब इन गांव के लोगों ने पैसा दिया है, तो फिर ये ठीक हो गई। फिर ये खाने पीने के लिए भी गांव के लोग भी ले जाते, कोई देखने जाते थे, ये भी ले जाते थे। मेरी माँ भी कुछ खर्चा करती थी। तो फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा में तो मेरे को तो आज तक अच्छा है। तो ठीक, ऐसा कौन बोलता है कि उपास रहते हैं तो कमजोरी आती है, ऐसा होता है। तो मेरे को तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। उसके बाद में फिर मैंने कहा जब भी सत्याग्रह का एक बार नहीं बैठूंगा तो 3 बार बैठूंगी या 2 बार बैठूंगी, जब भी मेरे ज़रूरत पड़ेगी जब बैठ। उसके बाद में फिर हम वहाँ गए थे 26 जनवरी को बम्बई में, तो वहाँ भी मंत्रालय के सामने 7 दिन बैठे। उसके बाद में भी सरकार पहुँची, फिर 5 मीटर की मंजूरी, फिर उमा भारती आई, इसने मंजूरी दी। फिर एकदम से केंद्र सरकार ने 110 की दे दी 10 मीटर की, तो 122 होगा। ऐसा है। कमूजी जी, आपको मैं थोड़ी रणनीतियों के बारे में, आपका बहुत लंबा अनुभव है। आपने कहा कि फेतकुआ से जब लौटे वहाँ एक था, तो हमारे गांव में हमारा राज और हमला चाहे जो भी होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो मैं अलग अलग रणनीति के बारे में आपको क्या लगता है कि हमारे गांव में हमारा राज कितना सफल हो सकता है? वो रणनीति कितनी ताकतवर है, कमजोर है, हम कितना लड़ पाए उस हिसाब से? ऐसे तो देखो, अभी तक तो जो चला है हमारा, वो तो अच्छा चला है। और गांव के लोगों ने भी पकड़ के रखा है। हमारे गांव में हमारा राज है, कोई भी पुलिस अधिकारी आए हमसे बात करो, तो ये काफी चला, अच्छा भी चला। पर जब सरकार ज्यादा बलपूर्वक करने मंडी और लोगों को भरमा दिया, तो वो टूट गए। नहीं तो चला भी। और जो हमारे गांव में हमारा राज चला भी ना, 15-20 साल चला, नहीं किया भी लोगों ने।
पर सरकार ने बोला कि ये लोग नहीं आने देंगे, तो बलपूर्वक बहुत सी सेना ले जाके हमला किया इन लोग। तो हमने फिर लगाया कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं होगा। तो सरकार ने हमारे 2-3 साथी भी मारे हैं, पर लोगों को घायल भी किया है, लोगों का हाथ पांव भी टूटे हैं, किसी का सिर भी टूटा। पर हमारे जो लोग हैं कि जनता है, पर वो कहीं वार नहीं किया है, हाथ नहीं उठाया है। तो वो एक ये भी हमारा सफल हुआ है। कहीं भी जाए, लोग भले ही बोले, कहीं भी बोले सरकार वाले, पर हमने आज तक किसी को 2 झपटा नहीं लगाया। न हम गए तो न लाठी ले गए, न बंदूक ले गए, न हाथ में लकड़ी ले गए। गए तो सिर्फ 2 हाथ लेके और हमारी आवाज़ लेके। तो ये भी सिद्ध हुआ आज तक। पर हमारे गांव में हमारा राज, ये सफल रणनीति हो सकती है क्या, आपको लगता है क्या? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकते कि इसमें ये 5 उंगली बरासरी की, सरपंच अलग था, मेंबर अलग था, जनता अलग था, कांग्रेस अलग था। तो ये सब कब होगा कि गांव के एक जुग होगा, जब होगा। तो यहाँ तो अब से दलालत कभी नहीं होगा। पहले हुआ है, कहीं भी अपनी पट्टियाँ लगी है तो सब एक साथ रहे हैं, बात भी की है, सब लोगों मिल के किया, ग्राम सभा भी करे सब। अभी तो ग्राम सभा भी होना मुश्किल है, पूरे गांव की कभी हो सकती, ये तो नहीं हो सकता है। पर कुछ लोग है गिने चुने, वो तो कर रहे हैं। पर ये 5 उंगली बराबर नहीं है, वो तो पहले भी बराबर नहीं थी। पहले भी पार्टियां थी, पहले भी सरपंच थे, पहले भी अलग अलग जाति के लोग थे। तो पहले आपने कहा कि 10-15 साल हमारे गांव में हमारा राज लोग रहे, तो टूटने का और बिखरने का क्या कारण है? सरकार का, अधिकारियों को कहना कि ले लो न जाओ। नहीं तो हमारा बर्दा एक साथ में था, कोई एक नहीं बोलता था कि हम मुआवजा लें। पर सरकार के अधिकारी और गांव के कुछ दलाल लोग और तोड़ दिया। ऐसे ही छत इधर नीचे भी हुआ, मैं पिचोड़ी में हो कि जंगरवा में हो कि कहीं भी हो। नहीं तो पहले तो आपने भी देखा था कि हर गांव में कहीं ऐसा हो रहा था क्या कि कोई के लोग ऐसे बोलते थे कि हमको पैसा दो। हमको तो बहुत अभी दुख लगता है कि हमारे गाँवों में कैसे लूट पट्टी हो रही है और हम देख रहे हैं। और सरकार के अधिकारी है और सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं वो भी तिजोरी सरकार के खाली कर रहे हैं और ये आराम से दे रहे हैं। तो हम तो उस पर भी अब बोल रहे हैं कि क्या है, सरकार की तिजोरी खाली हो रही है और सरकार आँख मूंद के बैठी है, तो इसकी जांच करो। अभी आएगा भी आयोग, तो देखते हैं। अब लोगों की मर्जी नहीं है बताने की, तो फिर लोग जैसे करने वैसे पार उतरने। मतलब जैसे मैंने फर्जी की है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, तब जो मेरा किस्मत में होगा वो होगा। मेरे को जेल में जाना पड़ेगा, जाऊंगी। अगर मैं हिम्मत करके आपको बताती हूँ कि भाई मेरे साथ में इन लोगों ने ऐसा किया है, तो कुछ बचा भी हो सकता है। नहीं तो हम तो कहानी करते हैं, जैसे करने वैसे भरने, निपटो अपने आप, जो भी होगा वो होगा। ये हमारे गांव में, हमारा राज में टूट फूट अंदाज से कब से होने लगी, कितने साल हो गए? इसको तो अभी 6-7 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं। जब से ज़्यादा लोगों को मारपीट करना, गांव में जाकर धमकाना, सर्वे करना, पैसे देना, गुपचाप रात रात जाना, ऐसे बिजली के उजाले में पेड़ के नीचे उनके रजिस्टर करना, क्योंकि दिन में जाएंगे तो आंदोलन वाले देखेंगे। तो ऐसे छिप छिप के रातम करे हैं। दूसरी रणनीति जैसे अनशन आंदोलन में, काफी बार अनशन आपने भी किया, अन्य लोगों ने भी किया, उसका कितना असर होता है और वो रणनीति आपको क्या लगती है? वो हमारा अनशन से भी बहुत कुछ निकलता है और लोगों को भी लगता है कि जैसे गांधी जी ने किया है तो उसी रास्ते से हम चल रहे हैं। तो बदलाव तो बहुत आया है कि लोगों को जमीन मिली है सत्याग्रह से करने से या अनशन करने से, और कानून भी मिला है, रैलियाँ निकाली, धरना दिया, ये सब किया। तो तब ये सब कानून आया
कि रणनीति हमारे हाथ में आई है और आज भी सब हो रहा है। जो भी है ये सूचना का अधिकार है। सरकार बताती है कि लोगों को सब बसा दिया, तो लोग तो सभी होगा कि पैसे दिए नहीं, ये दिए नहीं, जमीनें बसे कैसे गए। फिर अभी सूचना का अधिकार से सब निकाल रहे हैं। कहीं के भी आते हैं तो हम तो घेरते हैं। हमारी 13 जन सुनवाई भी हुई है, तो उस जन सुनवाई में भी लोग अच्छे अच्छे को बुलाते हैं, तो वो भी अपनी बातें दिल्ली तक पहुंचाते हैं। तो इससे कहीं भी जन सुनवाई हो कि या सत्याग्रह हो कि आमरण अनशन हो, तो कुछ न कुछ तो निकलता रहता है। और यह एक पीढ़ी नहीं, हमारी अपनी तीसरी पीढ़ी हो गई है। 3 पीढ़ी के लोग अब हो चुके हैं। तो सरकार को भी ख्याल तो आएगा, करेगी तो सही सामना वो, पर उसको भी लगता है कि नहीं, ये आंदोलन जो भी चल रहे हैं वो विकास की ओर ही है, कोई गलत नहीं है। पर वो बोलते हैं कि तुम देश का विकास नहीं होने देते, पर हम विकास विरोधी भी नहीं है। देश का विकास चाहते तो हम भी चाहते हैं, पर कितने गांव डूबेंगे उसका कोई तुमको मालूम नहीं। कितनी ज़मीन जाएगी वो भी तुमको मालूम नहीं। कितनी बिजली पैदा करोगे कम से कम, तो उसका भी तुमको पता नहीं। फिर गांव में पर्यावरण के नाम पे बोल रहे कि हम एक झाड़ अगर डूबेगा तो उसके बाद में हम 3 लगाएंगे, उसका भी कोई लाभ पता नहीं। अभी भी हमारे लोगों ने 4 गांव का सर्वे किया है, तो 7,000 पेड़ निकले। पिचोड़ी, राजघाट, चिकलदा, कणवा, तो 7,000 पेड़ है। उनको कि 4 ही गाँव में तो 7,000 परिवार ये अपना का ये झाड़ है ना, और लगाए कहाँ इतने। फिर उसके बाद में अभी महाराष्ट्र में 15 गांव का निकाला, वो सूचना के अधिकार से कंप्यूटर में देखा, तो 15 गांव में 90,000 पेड़ है। तो अब इतने झाड़ आज के छांव दे रहे, फल दे रहे, उनको सब डुबा देंगे तुम ना। आज के लगे कि आप 15 साल में बड़े होंगे, तो कौन सा पर्यावरण तुम कर रहे हैं, कहाँ के देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम तो बोलते हैं ऐसे, डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, ये नारा दिया था और लोगों ने डुबाया भी। उसका कितना असर और क्या प्रभाव और कहाँ तक ये सफल हो सकता है और करना। देखो लोगों का तो ये डूबेंगे पर हटेंगे, आज भी हमारा वही नारा है। आज भी हम भूले नहीं उसको, कहीं भी लगाते हैं, डूबेंगे पर हटेंगे नहीं। हमने तो साबित कर दिया है। पानी से टक्कर लेना, भागना नहीं है। लोगों का सामान भी सब बह गया है, घर भी बह गए हैं, सब उनका जो भी कुकड़ा बोकड़ा गाय भैंस सब। हमने तो सत्याग्रह किया तो सत्य ही हुआ, पर सरकार ने हमको खेत तान के निकाला है, लोगों को निकाला है, उनके जानवरों को कहीं बचे हैं वो निकाला है। पर उसके बाद में लोग डूब तो गए, घट अब कहाँ जाएंगे वो, क्या खुद को तो नहीं जान देंगे ना। तो इसलिए लोगों को पहाड़ी पे चढ़ना पड़ा है, नहीं तो साबित तो कर दिया। आज भी नारा लगा तो डूबेंगे पर हटेंगे नहीं। आज भी इतने भी निमाड़ में कि आदिवासी सब है, तो क्या सब पूरे अपने मान धन सब साथ में ले जाएंगे, क्या नहीं जाएगा। गड़ा हुआ धन भी रह जाएगा, हमारी यादें वहाँ रहेगी, हमारा बचपन की यादें वहाँ रहेगी। फिर हमारा मंदिर मस्जिद है, एक राम मंदिर वहाँ अयोध्या में एक राम मंदिर एक मस्जिद है, उसके लिए तो सरकार ने कितने महिलाओं को विधवा कर दिया, कितने भाइयों के राखी छोड़वा दी, कितने माओं का खोला करके कितने बहनों को विधवा कर दिया। और हमारे यहाँ कितने मंदिर है, कितने मस्जिद है, कितने राम मंदिर, कितने हनुमान है, कितने भैरव है, कितने सात मात्रा है। ये नहीं समझ में आता, न राजनेताओं के समझ में आता है, न चेते जो बैठे हैं ना मनमोहन सिंह या कोई भी हो उनकी समझ में आता। और वहाँ वो मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वा रहे हैं, उस पर वो दंगा मचवा रहे हैं। तो यहाँ नहीं क्या दिखता, ये भी तो राम ही है। तो हम तो बोलते हैं हमारे यहाँ आके देखो कितने मंदिर है, कितने शिव मंदिर है, कितने सब है। और पूरा मानो तो हमारा तो घर ही मंदिर है, तो तुम तो सबको उजाड़ रहे हैं। तो कहाँ का तुम बड़प्पन लोगे, कुर्सी पे बैठोगे तो। कमुजी जी, कई बार लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया, डैम की ऊंचाई बढ़ा दी, तो कोर्ट बहुत बेकार है, कोर्ट में नहीं जाना, ये है वो है। तो अपन ने सही किया, कोर्ट में जाना सही है जन संगठन के लिए कि गलत है, फायदा है कि नुकसान है? सही है। हम तो बोलते हैं कि मैदानी लड़ाई भी, गांव की लड़ाई भी, कानून की लड़ाई भी लड़ना चाहिए,
क्योंकि हम गांव में ही लड़ाई करेंगे तो वो कोर्ट वालों को, सरकार को क्या मालूम पड़ेगा कि कितना डूब रहा है, कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, कितना बांध बंधा है, कितने देश में बांध बंधे, कितने लोग उजाड़े जाते हैं। ये तो पूरी तो जानकारी हमें लोग देंगे ना। वो तो काले पे धोले पे काले कर देंगे, हमने सबको बसा दिया। तो कभी अच्छा भी आता है, कभी बुरा भी आता है, ये तो चलता है ना। और वो बोलते हैं कि हम कि न्याय भी बिका हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कि क्योंकि उनको भी डर लगता है कि इधर बोले क्या करें। तो कभी ऐसा होता है, कभी अपने बाजू भी आता है, कभी उधर भी जाता है। तो पर अभी तो हमारे इधर 3-3 4-4 फैसले आए हैं ना, तो सरकार उसको मान रही क्या, उसकी भी तो अवहेलना कर रही है ना। तो वो नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट ने भी उठाना चाहिए कि हमने कितने बार तुमको फैसले दिए हैं, क्या जनता के अधीन में आए तो उसका पालन आपने किया है? ये तो वो उसके अपमान या अवहेलना हो रही ना। तो उससे भी कुछ लोग तो डरे हैं ना, सरकारी हो कि अधिकारी हो कि कोई भी हो। तो वो कभी आता है तो इसी आज तक हम टिके भी हैं, लड़ाई से भी, आंदोलन से भी, और कोर्ट से। नहीं तो अभी लग तो कब के खत्म कर देते हैं। हम, आपको लगता है कि हम कभी रोक सकते थे सरदार सरोवर? संभव था क्या संभव नर्मदा आंदोलन? वो ज़्यादा दुनिया में फैलता न, लोग से ज़्यादा रिश्ता रहता, और अपने कार्यकर्ता जैसे बादलों की तरह गांव गांव में, शहर शहर में घूमते तो आ जाता, तो रुक भी सकता था। अगर सबका मन है कि चलो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ करेंगे। अभी ये कहीं रणनीति भी नहीं जन आंदोलन की बनी है कि वहाँ ऐसा रोकना है। जहाँ भी नंदीग्राम जैसा रुका है तो रुका है। ऐसे कहीं कहीं जगह जीत भी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और अभी तो जीत हमारी भी है, 4-4 फैसले हमारे बाजू है। फिर बांध भी हमने पहले भी रोका था, आज भी रोक के रखा है, कई बांध पूरे हो गए हैं ना। गांव के गांव उठ के खड़े हो जाए और हमको मरना ही है ठान ले तो रुक सकता है, पर इतनी हिम्मत है नहीं, एकजुट रहा नहीं। नहीं तो पूरे कभी गांव के एक साथ सब आते ना, भले को कहीं भी थोड़े बहुत मत नहीं बनता है, रोक देते। ऐसा हुआ नहीं। अभी गोई की बात हम बोलते हैं ना, लोग आए, पूरे 9 गांव के लोग आ जाते और हम भी बाहर के संगठन चले जाते, तो थोड़े बहुत मरते, पर वो बांध रुक जाता। पर उनको क्या हुआ, तो उनको धमकाया, फड़ा लाठी ने फटाफट मारी ना, आंसू गैस छोड़े, तो नहीं लोग डरेंगे, तो डर जाते हैं ना। तो वो आज हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि हम इकट्ठे एक साथ कैसे आएंगे। हमें घर घर आके पुलिस हमको धमकाती है, इकट्ठे नहीं होना चाहिए, तुम्हारी मीटिंग नहीं होना चाहिए। और हम जाके बोलते हैं कि डरना नहीं, लड़ना चाहिए। अगर हम एक दिन तो जन्म लिया है तो मरेंगे, पर लोग फिर भी, लगता है तो दुखता भी है ना, दर्द भी होता है। तो कुछ लोग हिम्मत करते हैं, कुछ नहीं भी करते, सब भीख लगती है उनको। और रणनीति तो उनकी तो बंदूक लाठी की तो बनी है। अगर मान लो सरकार लाठी बंदूक नहीं चलाती है तो जनता जीत जाए, पर वो दमन करती है, अत्याचार करती है, बलात्कार करना, पुलिसों ने उनको मारना, उनको घासलेट डाल के आग लगा देना, उनकी गाड़ियों को फूंक देना। तो लोग डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ऐसा बहुत हुआ ना, देखा नहीं, सुना था। तो इससे लोग डरते हैं। अगर कभी पुलिस दमन नहीं करे, लाठी गोली नहीं चलाए, भले जेल में ले जाए, ऐसे वो उठा उठा के, जनता नहीं डरेगी। नहीं तो बाकी के लोग तो करते हैं हिम्मत। कहीं ने भी सीने पे गोली खाई है, जैसे अपने पुणे ने खाई है, फिर वहाँ की महिलाओं ने खाई है, नंदीग्राम में, झारखंड में बहुत खाया है। फिर अपने गैस पीड़ित तो भोपाल के लोग हैं, उसने भी बहुत तकलीफ सही है। तो ऐसे लोग है भी, ऐसा ना कि नहीं है। एक बार आपने पहले कहा कि ये देश में इतना विस्थापन हो हाँ। रहा है, सब मिलके लड़े, अलग अलग लड़ने से नहीं होगा, तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा विचार है कि जैसा नर्मदा आंदोलन है, सदा सरोवर है, ये एक टुकड़े में बटा है। वहीं इंदिरा सागर, खंडवा, ओंकारेश्वर है, ये अलग एक टुकड़ी में बटा है। उधर एदा है, वो एक टुकड़े में उधर बटा है। कहीं का भी हो, ये सब अपने अलग अलग सब लोग अपने अपने सब करते हैं। तो मेरे विचार में ऐसा आता है कि हम पूरे जितने भी संगठन के लोग हैं,
कहीं भी ऐसा धावा बोले सब इकट्ठे होके, तो उससे कुछ निकल सकता है। तो क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसे सब ताकतवर संगठन है, तो एक साथ कहीं भी हो, या दिल्ली हो कि भोपाल में हो कि कहीं हो, तो हो सकता है एक धक्का अच्छा जोरदार देने का, तो सरकार सबक सीख भी सकती है। मेरा विचार ऐसा है। मैंने अभी भी वहाँ भी भोपाल में भी ऐसा रखा था। अलग अलग है ना अपना, जैसे हम बीच में लड़ रहे हैं, वो बीच में वो लड़ रहे हैं, ये दूसरे दूसरे लड़ रहे हैं। जैसे ये कहीं के भी बांध है, ये जोबड़ वाले हैं, उधर अभ्यार वाले हैं, अपने गुजरात वाले हैं, ये सब कभी एक साथ सब हो तो कुछ हो सकता है। मेरा विचार है, किसी ने बोला तो नहीं। कहीं भी हो, अब उनका कार्यक्रम है तो हम नहीं पहुंच पाते, हमारा कार्यक्रम है वो नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा होता है ना, कभी वो जाते हैं तो कभी हम नहीं जाते हैं, हम जाते हैं तो वो नहीं जाते हैं। तो वो है कि हम लड़ाई तो हमारे नर्मदा बच्चों की एक ही है, कहीं भी जाते हैं तो एक ही बैनर है, एक ही। वो नहीं भी कि अलग नहीं किया ना कि हमने भी अलग नहीं, लड़ाई तो हमारी एक ही है, पर एक साथ इकट्ठे नहीं सब हो रहे हैं। ये मेरा विचार है। ऐसा नहीं कि आलोक भाई ने कहा, कि सिल्वी ने कहा, कि मेघा जी ने कहा कि तुम करो, नहीं, मेरा मन में ऐसा है। कभी सरकार को धक्का लगे तो, कोई को भी है, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो कि चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, कि लोग अब अलग अलग टुकड़ी में नहीं है, अब एक साथ हो गए हैं, तो कुछ नहीं कर सकता है। किसी का विचार नहीं है, मेरा विचार कल परसों मेरे दिमाग में आया तो मैंने वहां बोल दिया। मुझसे लोग सवाल पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूँगी, भाई हो सकता है धक्का मारने से कुछ निकल भी सकता है। और क्या, अब इनके सब कहीं भी हो, तुम हो कि मैं, इकट्ठा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ऐसा अपनी अपनी ताकत पे सब लड़ रहे हैं, तो कोई एक साथ नहीं अभी आ रहा है ना, ऐसा है। आप तो काफी सालों से आंदोलन में जुड़ी हैं, तो पहले से और आज में स्थिति में अंतर क्या है? अंतर तो नंदिनी में इतना है कि पहले मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, घर छिपित रहती थी और मोहल्ले छिपित। पर आज जो पहली कहानी सुनो तो मैं न किसी से बोलती थी, न किसी से कुछ जवाब सवाल करती थी। मेरी जिंदगी, मेरे गांव की जिंदगी, आराम से खाना खाना, खेत में जाना, आराम से सोना, बहुत सुंदर लगता था। पर जब तुम्हारे जैसे लोग आए और ये पूरी दुनिया की हालचाल देखे, तो मैंने कहा कि चलो हम भी देखते हैं क्या हो रहा है, सुनते हैं। तो हमको तो कुछ नहीं आता था, नहीं तो मैं इतने कहीं बोल भी नहीं सकती थी। तो मेरी ज़िंदगी में बदलाव तो बहुत बड़ा आया है। मैं घर वालों को क्या, बाहर भी सबको बता सकती हूँ कि जिस औरतों को लिखते नहीं आता, बोलते नहीं आता, वो आज मंच पे जाके बोल सकती है, तो हिम्मत तो है। मेरा बदलाव तो बहुत कुछ आया है। आज मैं जी भी सकती हूँ, कहीं भी दुनिया में घूम के वापस भी आ सकती हूँ। नहीं तो मैंने मेरे बरदा की गलियाँ नहीं देखी। अंजन में कहाँ जाते थे, दाना बेचने के लिए जाते थे गाड़ी लेके, तो बस वो धान मंडी तक सीमित रहते थे, मस्जिद तक। आज कहीं भी भारत के कहीं भी कोने में अगर मैं छोड़ के आए तो मैं निकल के वापस आ सकती हूँ। बदलाव तो मेरा बहुत आया है। और मैं सबसे बात भी कर, वो पुलिस हो कि चौकीदार हो कि वो सरकार हो, इतना तो मैं पूछ सकती हूँ तो मेरी ज़मीन डूब जा रही है, ज़मीन के बदले देंगे कि नहीं, नहीं देंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे, सवाल तो हम कर सकते हैं। नहीं तो नहीं बोल नहीं पाते थे हम। बदलाव तो बहुत बड़ा आया है। कमुजी जी, मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछे जो मेरे मन में थे वगैरह, कुछ छूट गया है, कुछ बताना है आपको, ऐसा कुछ हो तो? काम तो काफी आपने बताए, दिक्कतें क्या आपको लगती? हाँ, कई दिक्कतें तो ये आती है कि जो ऑफिस का काम होता है तो पहले मिलजुल के सब करते थे ना, अभी है तो कम बहुत कार्यकर्ता होते हैं, तो कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। तो इसलिए थोड़ा कार्यकर्ता हो जाए ना, काम बढ़ जाए तो वो ठीक है। पर कहीं भी करना है तो आशीष करेगा, कहीं भी जाना है तो कमुजी जी जाएगी, कहीं भी हो तो बेचारा कैलाश भाई है तो आदिवासी के वहीं जाए तो वो मछुआरा की मीटिंग करे, कि कोई में जाए, कि जोबड़ में जाए,
चाहे तो आशीष जाए, मैं जाऊं कि कैलाश भाई जाए। तो कार्यकर्ता की तो दिक्कत आती है, काम की भी दिक्कत आती है और पैसों की भी दिक्कत आती है। कहीं यहाँ आंदोलन में कहीं झाड़ तो नहीं है। तो ये पहले निमाड़ के लोग भी साथ देते थे, अभी तो गेहूँ दाल मिर्ची ऐसे गांव के लोग पुराते हैं, बोल देते हैं तो मोटर पे फटफटी से दे जाते हैं। फिर भी दिक्कत बाकी की चीज़ भी तो बहुत लगती है, टेलीविजन का फ़ोन, बिजली का बिल, फिर चाहे तो फोटो कॉपी का, तो किराना का, तो बहुत से ऐसे लगते हुए हैं। पर चलता है जैसे तैसे। गाड़ी में भी बहुत पैसा लगता है। पहले कार्यकर्ता भी ज़्यादा थे और कार्यकर्ता में समझ भी थी कि वो अपने अपने पटापट कर लेते। जैसे कैप्टन हो कि रहमत भाई हो कि जो था कि एक बंगलोर का प्रकाश आया था, तो ये सब ऐसे समझदार लोग थे ना। अभी मेरे मन में मेरे को नहीं करना है, मैं सो जाती हूँ, भले काम पड़ा है, ऐसा होता है ना। गुजरात में तो कोई है नहीं, एक तुम ही थी ना। और ये पहले कहीं कहीं के निमाड़ कैसे जाते थे, फिर वो सिलीप भाई आया था, फिर हिमांशु था, फिर सुकुमार थे, ऐसे बाहर के लोग थे गुजरात में। पर वो भी अब सब अपने अपने घर निकल गए। नकार करता हूँ कि हम मानते हैं कि आना चाहिए। ऐसे गांव के लोग तो मदद करते हैं कि प्रचार के ले जाते हैं तो गाड़ी भर के चले जाते हैं। पर जो ऑफिस में है, जो ऑफिस में अर्जी लिखना, तो हम तो ये चार ही इधर उधर बढ़ जाते हैं। और मैं तो आप तो मेरे को तो बस चलो चलो, मैं महिलाओं की मीटिंग कर सकती हूँ, प्रचार प्रसार कर सकती हूँ, फिर कहीं संगठन में जा सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ। ज़्यादा तो मेरे को नहीं आता ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं तो मैं बीच बीच में तो अभी बहुत थक गई थी। नए साल में नई जरा ताकत आई है, तभी एकदम तो दौड़ना पड़ता है, इधर से उधर न उधर से उधर, वहाँ गए तो वहाँ गए तो वहाँ। नहीं तो कार्यकर्ता कम है ना, नहीं तो हम ज़्यादा कार्य तो कार्य कार्य भी जल्दी जल्दी होता है ना। तो अभी ऐसा होता है, इसलिए तो आशीष भी ना, हम भी दीदी को बोलते थे इधर भी समय देना चाहिए। अभी तो एक बार आई थी तो 8 दिन रही थी, नहीं तो बस आती है जाती है, आती है जाती है। जिंदगी की कहानी बहुत है, 30-25 साल की लड़ाई है। मैं बोलती हूँ कि कहा था मेरे को कि 12 घंटा में भी नहीं हमारी लड़ाई की बात पूरी होगी। लड़ेंगे जीतेंगे। हम तो बोलते हैं रहने दो, हमें जीने दो, माँ नर्मदा को बहने दो। नर्मदा हमारी माता है, धरती से हमारा नाता है, तो वो चलेगा। ऐसा है।